BCOC 133 लॉ, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जो हम आधा फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। 1.6 का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वर्गीकरण। तो हम कॉन्ट्रैक्ट का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, बनाने के बेस पे किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनना है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फोर्सबिलिटी, किस परिवर्तन से वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या परिवर्तन हो चुके हैं या हो रहे हैं उस बेस पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन यानी कि बनने के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे मेड इन रिटन बाय द वर्ड एंड द माउथ। एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो किस बेस पे, शब्दों के आधार पे, चाहे वो रिटन हो या फिर वर्बल हो, ठीक है। और दूसरा टाइप हो सकता है इन्फरेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि किस हालात में ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरीके ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिटन एंड माउथ मतलब रिटन एंड वर्बल है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो सर्कमस्टांसेस बेस पे जो केसेस होते हैं 2 पार्टियों के बीच में, वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि तो यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पर हमको बोला है कि एक लेटर बी लिखता है ए को और उसको बोलता है मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि मैं अपना स्कूटर तुम्हें 30,000 में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो वो बी है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस ए के ऑफ़र को और वो उसे एक लेटर सेंड करके एक्सेप्टेंस का लेटर सेंड कर देता है, ठीक है, कि वो एग्री है, ठीक है। उसने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरल, वर्बल, रिटन हर तरीके की दोनों तरीके की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, तो इसीलिए एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर ना वर्बल होगा ना रिटन होगा, ठीक है। बट ये सर्कमस्टांसेस के बेस पे 2 पार्टीज के एक्ट के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पर्सन होता है ए, जो जिसका लगेज एक कुली उठाता है और उस पर्सन ए से बिना पूछे, ठीक है, और उसके बाद भी जो वो पर्सन ए है वो क्या करता है, वो अलाउ कर देता है उस कुली को पे करने के लिए, एग्रीड होता है वो उसकी सर्विस पे, ठीक है। तो ये एक काइंड्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए when you are board a bus, metro, train is an implied contract come into being, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। क्यों? क्योंकि यू आर बॉन्ड टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर, ठीक है। हम लोग जो ये यूज़ करते हैं इनकी सर्विसेज को, तो हम लोग इस चीज़ के साथ उनके साथ बॉन्ड हैं कि हमें उनको पे भी करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस के बेस पर ये बनता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, इट मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन परफॉर्म, ठीक है। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा रहा है, ये उस बेस पर एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके 2 पार्ट हैं, क्या, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूटरी। अब ये एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों साइड की पार्टीज़ ने अपनी सारी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो उनका दायित्व होता है, वो उसे फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए पर्सन है जो एग्री है अपनी एक बुक को बी को 50 रुपीज़ में सेल करने के लिए, ठीक है। तो जो ए है वो जाता है और वो बुक डिलीवरी करता है बी को, और बी जो है उसे पे करता है 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बहुत सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। यही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का तरीका होता है, ठीक है। सेम एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब जहाँ पे प्रॉब्लम, जो ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें जो हैं, जो रिस्पेक्टिव है, जो एप्लीकेशन है, वो परफॉर्म करके नहीं देते हैं, मतलब ठीक से नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो ये ए पर्सन है,
इसने बी को तो बोला कि मैं आपको बुक 50 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बुक डिलीवर नहीं करता है, ठीक है। तो जब ए बुक डिलीवर नहीं करता है तो बी उसको पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फोर्सबिलिटी। क्या है? इन्फोर्सबिलिटी, परिवर्तन जितनी होती हैं उसके आधार पर, यानी कि परिवर्तन के आधार पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो हमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, लीगल, अनफोर्सेबल, ठीक है। ये 5 हमें इन्फोर्सबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अभी वैलिड क्या होता है? वैलिड मतलब क्या होता है? एकदम जो सेटिस्फाइड हो, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी वैलिड होती हैं। इट मीन्स ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें होता क्या है? अब ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होता है? ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स एंड इज़ अ नलिटी, ठीक है, ये है। और इसके बाद क्या है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे ये बाद में इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको परफॉर्म करने में, या फिर कोई लॉ चेंज हो सकता है, या फिर सम एनी अदर रीजंस हो सकता है इसको ना परफॉर्म करने का, इसको वैलिड ना होने देने तक का, ठीक है। तो कैसे कैसे रीजंस हो सकते हैं उस पर देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ए जो है, ए पर्सन वो प्रॉमिस करता है बी से शादी करने का, ठीक है। कुछ समय के बाद जो बी है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बी की डेथ ही हो गई तो ए किससे मैरिज करेगी, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे है कि, और इसमें लॉ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो कि अधूरा रह जाता है किसी भी रीज़न से, तो वो क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है, और ये लास्ट में आपको एक अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, इनके साथ में इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगली वाली हेडिंग पे, वो है 1.7 का एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, an agreement become valid contract if it has those following elements. फर्स्ट क्या है? प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। एक पार्टी की तरफ से प्रॉपर ऑफर हो और दूसरी पार्टी की तरफ से प्रॉपर एक्सेप्टेंस हो, यानी कि दोनों का एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों का जो इंटेंशन हो वो बिल्कुल साफ हो, एक लीगल रिलेशनशिप हो उनका, ठीक है। थर्ड है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब होती है जो चीज़ें जेन्युइन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों पार्टी की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो एग्रीमेंट है, जो कैपेबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ है लॉफुल कंसिड्रेशन, यानी कि जो कानून है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ रिटर्न वैल्यूज़ का भी चीज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब ए है वो 50 रुपये की अपनी बुक सेल करने के लिए कहता है बी को, तो यहाँ पे कंसिड्रेशन किसकी तरफ से है? ए की तरफ से है, ठीक है, कि वो उसे बुक दे और रिटर्न में क्या ले? उससे पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए 50 रुपीज़ का कंसिड्रेशन है, लेकिन बी के लिए तो उसको बुक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये है। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पे, जितनी भी चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, पेपर वर्क हो या इंटेंशन हो या कुछ भी, ठीक है, सब लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। उस नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। जो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच का, ये किसी भी तरीके से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। यहाँ पे शब्दों की जो भाषा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो हम बात लिखेंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में कि एक ए पर्सन जो है वो एग्रीड होता है 100 रुपीज़ का टोन्ड ऑयल बी को सेल करने के लिए, ठीक है। बट
इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो कौन सा ऑयल बी को सेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल तो है बट कौन सा है ये नहीं है, तो इसीलिए ये एक ऑप्शन बना है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो आज के ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।